लिटिल चाइल्ड मास्टर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जितने भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी दोस्तों को नमस्कार। आज का टॉपिक है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। इससे रिलेटेड है जो कि सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ये अक्सर पूछा जाता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर आप इसे भली भांति समझना चाहते हैं तो डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी थ्योरम की बात करें तो एनसीईआरटी थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी प्रमेय जो है 6.6, इसमें कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं पर वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी जो संगत भुजा होती है वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले संगत भुजा और संगत कोण के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं ताकि आपको वीडियो समझ में आए। स्टार्ट करते हैं संगत कोण और संगत भुजा। आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। यहां से आप ट्रायंगल देख रहे हैं डी ई एफ। तो अगर आप समरूप के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और समरूप का एक वीडियो डाला गया है कि समरूप किसे कहते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो समरूप का अर्थ होता है समान रूप, समान आकार। यानी कि अगर त्रिभुज है तो वो त्रिभुज ही रहनी चाहिए, अगर वर्ग है तो वर्ग ही रहनी चाहिए, अगर वृत्त है तो वृत्त ही रहना चाहिए। यानी कि उसके आकार समान है, लेकिन उसके साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आकार उसका समान होना चाहिए, तो वो समरूप कहे जाते हैं। तो समरूप के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि इसमें जो संगत कोण है और संगत भुजा क्या होती है। तो ये मान के चलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो इसके संगत कोण और संगत भुजा क्या है। देखिए हम यहाँ संगत कोण लिख रखे हैं। इसमें जो संगत कोण होते हैं तीन होते हैं, 1 2 3, और इसके तीन होते हैं 1 2 3। तो संगत कोण तीन होते हैं और संगत भुजा तीन होते हैं। संगत कोण देखिए एंगल ए है और इसका जो संगत कोण है वो एंगल डी है। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए और एंगल डी। और इसके संगत कोण देखिए एंगल बी और एंगल ई। संगत कोण है एंगल बी और एंगल ई। और सी का संगत कोण क्या है, एंगल सी और एंगल एफ। ध्यान से देखिएगा, एंगल सी और एंगल एफ। और संगत भुजा की हम बात करें तो संगत भुजा जैसे कि ए बी एक संगत भुजा है, तो ए बी का जो संगत भुजा है त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी भुजा है, ये ए बी यहाँ से लेके ये और बी, इसकी जो संगत भुजा है वो डी ई है, जो हम लिख रखे हैं ए बी का संगत भुजा डी ई। त्रिभुज ए बी सी का ए सी की जो संगत भुजा त्रिभुज डी ई एफ में है तो वो डी एफ है। इसके बाद फिर बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी सी और इसके जो संगत भुजा है वो ई एफ है, यहाँ से ई और एफ है, ई एफ। तो इस तरह से जो है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो या समरूप हो तो उसकी 6 संगताएं होती है। तो सिमिलरिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाइए और वहां से आप सिमिलरिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। और एक चीज और समझ लेते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं की संख्या समान होगी और उनके संगत कोण भी समान होंगे और उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, अर्थात वे सभी एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी जो भुजाओं की संख्या यदि 3 है तो 3 होना चाहिए। और संगत कोण देखिए, ये जो संगत कोण बी का संगत कोण ई, सी का संगत कोण एफ, ए का संगत कोण डी, ये भी आपके समान होना चाहिए।
तभी त्रिभुज समरूप होंगे। उसके बाद अगर समरूप होते हैं तो तीसरे कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो सभी भुजाएं समानुपाती होते हैं, अर्थात उसे वे सभी जो होते हैं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात इस यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये समरूप का सिंबल है ये वाला। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF अगर समरूप हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल A इक्वल एंगल D, उसके बाद एंगल B इक्वल एंगल E और एंगल C इक्वल एंगल F। उसके बाद इसकी जो भुजाएं होती है ना उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AB बटा DE, AB बटा DE जो संगत भुजाएं AB बटा DE। दूसरा जो होता है BC का संगत EF है तो BC बटा EF इसके बराबर होंगे। उसके बाद AC की जो संगत भुजा DF है तो AC बटा DF है। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया होता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम थ्योरम सिद्ध करेंगे 6.6 थ्योरम जो सिद्ध करेंगे ये वाला, तो इसमें आपको आसानी से यही कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखते हैं यहां से हम देख ले, दो समरूप त्रिभुज हम लिए ABC। ओके, आप फिगर बना लीजिएगा, हम इस फिगर को ड्रॉ कर लें ताकि आगे पीछे अगर ऊपर नीचे करेंगे तो ये फिगर हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम दो त्रिभुज लिए हैं ABC और त्रिभुज DEF जो कि समरूप हैं, यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, तो यहाँ लिखना क्या पड़ेगा उसको देखते हैं कि लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। हमने दो त्रिभुज ले लिया ABCD DEF जो कि समरूप है। ओके, अब यहां से क्या लिखना है उसको देखना। टू प्रूव दैट में क्या लिखेंगे इस त्रिभुज के बारे में कि जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वही लिखना है। क्या लिखना है सिद्ध करने में? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो मतलब इसका अनुपात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, इसकी जो संगत भुजा है AB का संगत भुजा क्या है, देखिए AB का संगत भुजा AB का संगत भुजा D, यानी कि इसका वर्ग होना चाहिए। तो आप लिखिएगा यहाँ क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो संगत भुजा है AB और DE, यहाँ हम लिख रहे हैं AB बटा DE, मतलब इसका वर्ग होता है, इसको वर्ग कर लीजिए AB बटा D अर्थात इसका स्क्वायर। ओके, उसके बाद यहाँ देख लीजिए BC बटा EF इसका स्क्वायर, उसके बाद AC बटा DF इसका स्क्वायर। अर्थात में क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। मतलब ये हमको सिद्ध करके दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ABC, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब खींच लेते हैं। ये देखिए, इस पर पहले हम लंब खींच लेते हैं, हमने लंब खींचा और इस पर भी लंब खींच लेते हैं। ठीक है, ये दोनों फिगर पर लंब खींचा। तो यहाँ से हमको लिखना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, बनावट में, यानी कि रचना या बनावट एक ही चीज बोलते हैं। रचना में लिखिएगा, रचना में लिखिएगा कि A से, और इसका नाम लिख लेते हैं L और इसका नाम लिख लेते हैं M, A से AL लंब BC, ये BC पर है, देखिए BC पर ना लंबा, BC पर लंबा, तो BC और
चलिए स्पीड से थोड़ा, और डी से डी एम लंब, ये देखिए डी एम लंब, ई एफ खींचा, ई एफ खींचा। ठीक है, अब हम यहां से चलेंगे प्रूफ में, यानी कि प्रमाण में चलेंगे। स्किप कीजिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ किस तरह से करेंगे। चलिए अब यहां से चलेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है दिया हुआ, चूंकि त्रिभुज एबीसी और समरूप त्रिभुज डीईएफ। जब समरूप होता है तो उसके संगत कोण और संगत भुजा, संगत कोण तो बराबर होते हैं और संगत भुजा उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, तो ए बी बटा डी इक्वल बी सी बटा ई एफ इक्वल आई ए सी बटा डी एफ। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आप यहां लिखिएगा, इसके संगत कोण बराबर होंगे तो एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ओके, इस तरह से हम चलेंगे। अगेन पुनः आप चलते हैं, इसको आप आगे चलो रखिए। पुनः क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, ये आपका बीसी आधार है और एल सिस्लम है, और ये आप आधार है डीएम सिस्लम है। ठीक है, यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा हाफ, आधार गुना सिस्लम होता है तो हाफ आधार आपका बीसी और सिस्लम एल। ओके, इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए डीईएफ, उसमें भी आप क्या कीजिएगा हाफ, और आधार आपका क्या है यहाँ ईएफ, आधार क्या हो गया ईएफ और सिस्लम क्या हो गया डी एम। ओके, यहाँ कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इसको अनुपात में लाना। इसका अनुपात कुछ बताया गया ना कि अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अब अनुपात करेंगे तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल हो जाएगा हाफ बीसी, हाफ बीसी गुना एएल बटे हाफ ईएफ, हाफ ईएफ गुना डीएम। देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका बच क्या गया उसको लिख लेते हैं यहां से, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल करेंगे बीसी गुना एएल बटे ईएफ गुना डीएम। ओके, हो गया। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम यहां लिख लेते हैं। इस तरह से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल हो जाएगा बीसी बटा ईएफ गुना एएल बटा डीएम। ओके, चलिए इसको आप इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। चलिए ठीक है, समीकरण थर्ड इसका मान लिया। अब यहां से आगे चलते हैं, क्या करेंगे। अब देखिए यहां से त्रिभुज एएलबी, त्रिभुज एएलबी और त्रिभुज डीएमई, त्रिभुज एएलबी और त्रिभुज डीएमई, अगर इसमें से दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो इसकी जो संगत भुजा है एबी का संगत भुजा डी बराबर हो जाएगा, और यहाँ से बी संगत ईएम हो जाएगा, एएल संगत डीएम हो जाएगा। अगर कोई भी संगत भुजा ए बी बटा डीई, ध्यान दीजिएगा कि ए बी बटा डी अगर बराबर हो जाएगा ए एल बटा डीएम के, तो इसका मतलब है कि ए एल बटा डीएम के बराबर हो जाएगा ए बी बटा डी। तो इसका मतलब यहाँ जो समीकरण फर्स्ट माने है ना, ये ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ, ये तीनों में से किसी एक को इसके बराबर कर लेंगे, ए एल बटा डीएम इसके अनुपात के बराबर में कर लेंगे, तो ये जो है किसी तीनों में से किसी एक को, तो ये सबके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए पहले इसको हम समरूप कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं, एक काम करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं, और इस कोण का नाम रख देते हैं 2 और इस कोण का नाम रख देते हैं 3। ठीक है, इस कोण का नाम 3 रख देते हैं और इस कोण का नाम 4 रख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं एंगल 1 कोण 1 कोण 2 इक्वल 90 डिग्री। उसके बाद फिर दो कोण अगर आप बराबर कर देते तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब ये कोण देखिए, एंगल 3 इक्वल एंगल 4,
आप समीकरण सेकंड में ध्यान दीजिएगा कि समीकरण सेकंड जो माने थे यहाँ, समीकरण सेकंड, ये एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ। उसी प्रकार से यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल बी बराबर एंगल ई, ये देखिए एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। ओके, इसलिए यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए एल बी समरूप त्रिभुज डी एम ई। अब किस समरूपता से हुआ, एक उपप्रमेय होता है ए, सर्वंकषम में भी उपप्रमेय होता है, ठीक है, और इसमें भी उपप्रमेय होता है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए आप लिख दीजिए समरूपता कसौटी से या तो उपप्रमेय से, उपप्रमेय से। जैसे ही ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा ए एल बी और डी, ए एल बी और डी एम ई, तो इसके जो संगत भुजा है और संगत कोण तो बराबर होंगे और संगत भुजा समान अनुपात में व्यक्त करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिख लेते हैं क्या, अब देखिए ए बी बटा डी तो होगा ही, ए बी बटा डी, क्योंकि इस त्रिभुज का जो ये संगत भुजा है ए बी इक्वल डी, और उसके बाद देखिए क्या होगा ए एल बटा डी एम। हमको जो जरूरी है वो लिख लेते हैं ए एल बटा डी एम, और उसके बाद यहाँ से आप लिख लीजिएगा क्या होगा, बी एल बटा ई एम होगा ना, बी एल बटा ई एम। चलिए भली बात है, आपको समझना होगा संगत भुजा। अब ए एल बी समरूप था तो डी एम ई समरूप था, तो इसके संगत भुजा ए बी डी ए एल एम इस प्रकार से हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमको जरूरी है कि ए बी बटा डी ई बराबर ए एल बटा डी एम। ठीक है, और एक चीज़ हमारा दिया हुआ है कि ए बी बटा डी ई इक्वल है बी सी बटा ई एफ। कहाँ से, तो समीकरण सेकंड से, सॉरी समीकरण ये फर्स्ट था, फर्स्ट से, क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट में जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट है। देखिए समीकरण फर्स्ट है माने जो त्रिभुज जब समरूप है इसके संगत भुजा समान अनुपात में है, तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट से हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ करते हैं कि इसको हम समीकरण फोर्थ मान लेते हैं, समीकरण थर्ड तक तो हम क्लियर किए, तो ये समीकरण फोर्थ, और इसको समीकरण में क्या मान लेते हैं, फिफ्थ, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फिफ्थ। अब यहाँ से क्या करेंगे, चलेंगे समीकरण फोर्थ एवं फिफ्थ से। यहाँ हम लिखेंगे, ये देखिए एल एच एस दोनों का इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल होगा, तो समीकरण फोर एंड समीकरण फिफ्थ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एल बटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल बटा डी एम इक्वल बी सी बटा ई एफ। अब यहाँ से ही आपका काम हो जाएगा, समीकरण इसको आप मान लीजिए 6। अब यहाँ से आपका काम हो जाएगा आसानी से, क्या हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, अब लिखेंगे इधर लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा बी सी बटा ई एफ गुना, यहाँ से हम कर सकते हैं बी सी बटा ई एफ। आखिर बी सी बटा ई एफ क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, ये आपका हो गया आसानी से। अब इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा यहाँ से ए बी का स्क्वायर बटा डी ई का स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ लिखेंगे चूँकि बी सी बटा ई एफ इक्वल हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। ये आपका यहाँ दिया हुआ था शुरू में ही, हम देखे थे ना ए बी बटा डी, यहाँ से जो हम देखे थे शुरू में ए बी बटा डी के बराबर अगर एक भी इक्वल हमने कर दिया ना तो ये तीनों इक्वल हैं। इस प्रकार से हम सबको इक्वल कर देंगे। यहाँ भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। हाँ तो ये कैसे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि बी सी बटा ई एफ इक्वल, यहाँ लिखेंगे ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। ठीक है, बी सी हमने ए को सिर्फ दिखाना था, इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रेश से हम लिख सकते हैं, फ्रेश करके लिख लेंगे आप यहाँ से, इसलिए कोई समीकरण नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर आप समीकरण इसको मानते तो ये आपका क्या था कि 6 माने थे, इसको आप मान लेते 7 और इसको 8, इसको 9, तो लिखते समीकरण 7, 8, 9 से, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से
इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं इस पूरे को 8 और इसको मान लेते हैं 9। तीनों में ये कंडीशन दिखाना है, तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 7 समीकरण, चलिए इसको साफ सुथरा से लिख देते हैं। चलिए इसको हमने समीकरण माना, आप यहां से लिख लीजिए समीकरण। अगर आप उसको समीकरण मानेंगे तो आप लिख सकते हैं समीकरण 7 समीकरण 8 तथा समीकरण 9 से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर है इक्वल BC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। देखिए इक्वेशन मानने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इक्वेशन मान लीजिएगा तो आपको प्रूफ करने में आसानी होगा। आप आसानी से लिख दीजिएगा समीकरण 7, 8 और 9 से, तो स्पष्ट करके डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे। इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो गया। चलिए वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो चुका है।